एपिसोड 7 की शुरुआत में जो 20 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट को याद करती है रवोइना और उसके भाई के साथ अम्यूजमेंट पार्क देखने जा रही थी तो वहाँ से लौटते हुए उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ईना का भाई मारा गया था और ईना डेथ हो गई थी। इस वजह से उसकी मॉम ने उसे चुप रहने के लिए फोर्स किया जो वो नहीं करना चाहती थी, पर उसने अपनी मॉम के लिए ये किया और बात करना कम्प्लीटली छोड़ दिया और इसके बाद भी उसे अपनी मॉम से प्यार और केयर नहीं मिला। तभी तो साउंड हीजू को ढूंढ लेता है। इसे देखते हुए हीजू अपने मन में कहती है तब भी एक साउंड ही था, इसने मुझे नोटिस किया, मेरी केयर की, बिना बोले मुझे बचाया, इसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, पर मैं क्यों नहीं बता पा रही कि मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ। सीन कट होता है हॉस्पिटल में हीजू को होश आने के बाद। साउंड बहुत इमोशनल हो जाता है, वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, वो जो उसका हाथ पकड़ती है कहती है मत जाओ। जिस इंसान रोते हुए कहता कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर साउंड के डैड के पास खबर पहुंच जाती है कि ट्रिप के दौरान साउंड की टीम में से कोई एक पहाड़ से नीचे गिर गया था, पर जैसा मैंने सुना वो एक्सीडेंटली नहीं गिरा। तो इस इंसिडेंट को साउंड के डैड अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने का डिसाइड करते हैं। तो हीजू के दूसरे चेकअप शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो तो यही सोच रही थी कि फाइनली मैंने साउंड के सामने बात की, पर क्या उसे पता नहीं चला हुआ कि मैं ही 406 हूँ। कॉल के दौरान उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा था, तो फिर अभी उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके आगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही सोचने लगती है कि शायद अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं कहा, और घर जाते ही कहीं वो मुझे डिवोर्स पेपर तो नहीं थमा देगा, ये सब वो इमेजिन करने लगती है। तभी उसे किडनैपर वाले फोन का ख्याल आता है। उसे दोजे साउंड को बताता है कि वहाँ की जितने भी फुटेज मिले इसमें तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा, लेकिन जहाँ से इंटरप्रेटर हीजू गिरी उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। साउंड कहता है अभी पुलिस को हीजू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुद रिपोर्ट करने जाऊंगा, अब तक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। दोजे पूछते पर उस किडनैपर ने इंटरप्रेटर हीजू पे हमला क्यों किया। साउंड कहता है इसका निशाना जरूर मैं था, तो शायद उनका निशाना मिस हो गया। दोजे उसे किडनैपर वाला फोन देता है जो उन्हें हीजू की लोकेशन पे मिली थी। तो दोजे उसे बताता है कि इस फोन में RCS नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है, इसके जरिए फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स को हैक किया जा सकता है, शायद इसी के जरिए किडनैपर वहाँ पहुँच गया था। इसके साथ ही दोजे बताता है कि अगर हमने उसी के कोड को हैक कर लिया तो हम उस किडनैपर की ओरिजिनल लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। साउंड उसे इस पे काम शुरू करने के लिए कहता है। वो हीजू के रूम में जाकर इस फोन को उसके बैकपैक में रख देता है। कुछ देर बाद हीजू को अपने रूम में लाया जाता है, जहाँ साउंड को देखकर तो वो एकदम चुपचाप बैठी थी। साउंड कहता है क्या हुआ, फिर से बोलना बंद कर दिया क्या। मुझे उसकी ओर देखती तो उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है। तो हीजू उसे बताने जा रही थी, पर साउंड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बात कर सकती हो, ये मैं पहले से जानता था। इससे हीजू सरप्राइज होती तो साउंड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 406 उसने मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में बताया, शायद उसी ने तुम्हें धक्का दिया था, पर फिर उसी ने मेरी तुम्हें ढूंढने में हेल्प की, इसलिए मैं सोच रहा था कि 406 को मैं माफ करूँ या उसे पकड़ के पुलिस में दे दूँ। जैसे हीजू थोड़ा घबराने लगती है और उसे सच बता नहीं जा रही थी, पर साउंड उसे रोकते हुए कहता है अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए सिर्फ रेस्ट करो, तुमसे बहुत कुछ पूछना है पर अभी नहीं, तुम आराम करो, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। ये बोलकर उसे एक नया फोन लेकर चला जाता है। ये जो अपना बैकपैक चेक करती थी उसमें अभी भी किडनैपर वाला फोन था ही, तो वो कहते क्या उसने ये नहीं देखा। तो ये जो अब तक इस फोन के जरिए साउंड से जिसे कहा था वो सब याद करती है। तो अपने आप से कहती है कि इस फोन के जरिए मैं तुमसे अलग होना चाहती थी, लेकिन इस फोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। तो साउंड के प्रेस मीटिंग में ये बता देते हैं थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करते हुए कि मेरे बेटे के ट्रिप पे जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पॉलिटिकल अटैक था जो मेरे बेटे को हर्ट करने के इरादे से हुआ है। अब इससे तो पूरा बवाल मच जाता है। साउंड के ऑफिस में रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो साउंड आपको सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि हम कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। बात रही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर बेक के स्टेटमेंट की, उसका भी जवाब मैं कर दूंगा और सब लोग ध्यान रखना इंटरप्रेटर हीजू की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए और वो अभी ठीक है, रिकवर कर रही है। इधर हीना हीजू की मॉम से मिलती है जो हिना से कहती है कि वापस क्यों आई हो मेरी बेटी की जगह रहने। तो हिना वो तुम नहीं कर पाओगी। हिना कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं हीजू की हेल्प करने आई हूँ, क्या वो साउंड की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ रहेगी। हीजू की मॉम कहती है क्या मतलब। हिना कहती है आपको तो पता ही है, आप ही ने तो शादी के पहले मुझे वो भेजा था। इससे 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले हिना को पार्सल आया था, इसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। हिना कहती है आप ही ने मुझे वो भेजा था ना ताकि मैं शादी करने से मना कर दूं, पर हीजू की मॉम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब उस पार्सल में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। इधर साउंड के डैड ने जैसे सोचा था इन्हें लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, पर तभी साउंड आ जाता है कहता कि किसकी परमिशन से आपने वो स्टेटमेंट दी, सब यही रोक दीजिए वरना कल मेरे रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहिएगा। जैसे मिस्टर बेक तो उस समय कहते हैं कि बोलना मत, तुम्हें ये नाम किसने दिया। बेक चंगो का ग्रैंडसन, बेकोयोंग का बेटा, स्टाइडर की वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ साउंड की मॉम से बता रही थी कि उनके बेटे को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इन फ्लैशबैक्स का क्या सीक्रेट है ये हमें आगे पता चलेगा। बैक टू प्रेजेंट साउंड कहता है क्या कभी मैंने ये नाम माना था, मैं ये टाइटल कभी नहीं चाहता था। मिस्टर बेक पूछते हैं कौन ये रहा बारिश से। साउंड कहता है जो। मिस्टर बेक को समझ आता है कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की नई इंटरप्रेटर है, इसमें वो उससे पूछते हैं कि तुमने उसे हायर क्यों किया। साउंड कहता है क्यों आपको बुरा लगा कि आपसे पहले ये जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हिस्सा बने। ये बोलकर चला जाता है। इधर साउंड को एक और बार यूरी को दरवाजे से टकराने से बचाता है। मिसिंग बच्चों के केस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्होंने पता लगा दिया था कि वो मंशन जहाँ साउंड को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था वो किसी जॉन जिनसोक नाम के आदमी के नाम पे था, इसीलिए इतनी मुश्किल बारे में पता लगाने में लगी हुई थी और साउंड को अपने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों से पूछ रहा था उस जिंदा जुड़वा भाई के बारे में। साउंड हॉस्पिटल आते हुए हीजू के कपड़े डेली उसके सामान और उसके लिए फ्रूट्स ले आता है, साथ ही वो अपने कपड़े भी लाया था। हीजू कहते कि तुम भी यही सोने वाले हो। हम कहते हाँ फैमिली मेंबर्स का रहना तो जरूरी है ना, रात भी तो उन साथ ही सोए थे। ये वो
होकर वो नहाने के लिए पानी रेडी करने चाहता है। ये सोच में होती कि कल ही कहाँ सोया होगा। तो साउंड से शावर लेने बाथरूम बुलाता है। वो अपने आप से कहने लगता है कि क्या ये साथ में नहाने वाला है। साउंड तो बड़ी प्यार से उसके हेयर वॉश कर देता है। जो देखी जो बहुत खुश होती है। इंसान उसके हेयर ड्राई भी कर देता है। ये जो पूछते तुम अचानक मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। साउंड कहता है मोस्टली हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करते ही है ना, तो मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। दिन से रेस्ट करने के लिए केयर चेंज करने चाहता है। तो चेंज करके वो ईजू की ओर आ रहा था। जो देखकर ईजू की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। साउंड उसके करीब आता है पर सिर्फ उसका बेड नीचे करने के लिए। देन वो चोरी रूप पे सोफे पे सोने जाता है। जरूरत ईजू उठती है तो देखती है साउंड सोफे पर नहीं है। उसे कॉल करती है पर साउंड मैसेज कर देता है तुम सो जाओ, मैं किसी के कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो ईजू किडनैपर वाले फोन से ब्लैकमेलर बन के कॉल करती है। साउंड कहता है मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, पर तुमने कॉल किया ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ईजू उसका रीजन पूछते है तो साउंड बताता है तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं ईजू को ढूंढ पाया। ये कहते हैं तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। साउंड कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बातें भी जानता हूँ। तुम अपने लेट 20s में और एक लड़की हो जिसमें ईजू शॉर्ट हो जाती है। साउंड पूछते क्या तुम ब्यूटीफुल हो। ईजू कहती है तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें धमकी देने वाली सुंदर है या नहीं। साउंड उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होगी, इसीलिए तुमसे बात करना मुझे और अच्छा लगता है। अपने सारे प्रॉब्लम्स टेंशंस भूल जाता हूँ। ईजू कहती है तुम्हारी वाइफ मरने वाली थी, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। पर साउंड तो लगा हुआ था फ्लर्ट करने में। वो कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। ईजू कहती है पागल है क्या, मुझे क्यों इमेजिन करना चाहता है। और साउंड तो लगा ही हुआ था। ईजू चिढ़ते हुए कहती है कर क्या रहे हो तुम, क्या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती है, तुम्हारी वाइफ है। साउंड कहता है वो तो अभी सो रही है। जिसने ईजू को तो बहुत गुस्सा आता है। साउंड कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चलो साथ में असली किडनैपर को पकड़ते हैं। मैं जानता हूँ मुझ पर ईजू पे हुए अटैक्स में तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में जो भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। तो ईजू उस किडनैपर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है। एक कि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है, वो अकेलाकर बात कर देने से गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और वो अकेला नहीं है, उसका एक और साथी है। ये बात ईजू को तब समझ आई जब किडनैपर ईजू के डैड को लेके आया था। अब ईजू को धमकी देते हुए उसने कहा था कि तुम्हारा और हमारा गोल एक ही है, जिससे वो समझ गई थी कि किडनैपर अकेला नहीं है। तो इंसान अपना स्टेटमेंट रिलीज कर देता है। इसमें उसने क्लैरिफाई किया था कि इस इंसिडेंट के साथ कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो एक क्रिमिनल इंसिडेंट था। और अब वो रिवील कर देता है कि उसे 2 हफ्ते से धमकियां मिल रही थी। ईजू को बताया डिस्क्रिप्शन से किडनैपर का एक स्केच बनवाया था, उसकी आंखें और फेस के साथ इस किडनैपर के सारे डिटेल्स भी उसने बता दिए थे जो ईजू ने सिकल बताया थे। इसके साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई थी। साउंड कुछ रिपोर्ट लिखाने चाहता है और कहीं भी वो ईजू को नाम मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता था मीडिया वाले कैसे और इंटरनेट की पब्लिक की तो क्या ही कहना है, इसलिए वो कहीं भी ईजू का नाम नहीं लेता। और फिर भी ये पूरे देश में ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। सिर्फ बिग टू साउंड पे बहुत गुस्सा करते हैं स्टेटमेंट जारी करने के लिए, क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया। साउंड की मां पूछती है आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है। साउंड कहते हैं ये तो पता है कि ये जो मेरी वाइफ है, जो बात हम दोनों की फैमिली के अलावा और किसी को पता नहीं है, वो सब कुछ वो जानता है। मॉम कहती है हमारी फैमिली में से कोई ऐसा नहीं करेगा। मिस्टर बिग पूछते हैं कि फिर तुमने ईजू को अपने साथ क्यों रखा। साउंड कहता है क्योंकि मेरे साथ मेरे सामने रहकर वो सबसे सेफ रहती है। पता नहीं उसे हमारी फैमिली के बारे में और क्या क्या पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कई सारे सीक्रेट्स हैं। इधर वो किडनैपर न्यूज में अपना स्केच देखकर अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि तुमने ईजू को धक्का दिया और चेहरा मेरा रिवील हुआ, हमारा टारगेट तो साउंड था, फिर तुमने ईजू को मारने की कोशिश क्यों की। पार्टनर कहता है क्योंकि मैं साउंड को अपने सबसे करीबी इंसान को खोने का एहसास फील कराना चाहता हूँ। किडनैपर को ईजू के पास से अपना फोन वापस लाने के लिए कहता है। इधर ईजू ये सारे न्यूज देख रही थी, तभी से किडनैपर कॉल करता है। जो वो नहीं उठाती तो वो मैसेज करता है कि क्या तुमने साउंड को मेरे बारे में बताया, पर मैंने तुम्हें बाहर से धक्का नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं होगा, पर क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं हो इसलिए मेरा फोन वापस कर दो। अपने रूम का दरवाजा ओपन करना, मैं अपना फोन लेने आ रहा हूँ। यदि कहीं जो भाग कर जाते अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, और तभी कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, और तभी उसे बाहर से साउंड की आवाज आती है। दरवाजा ओपन होता है, वो साउंड था। ये तो घबरा कर उसे गले लगा देती है। साउंड उसे सुलाने आता है, उससे पूछता कि क्या हुआ था, तुम इतना डर क्यों गई थी। ये जो पूछते सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। साउंड लाइट ऑफ करके कहता है आराम से सो जाओ। रीजू उसका हाथ पकड़ के रुकती है। साउंड कहता है कैसे मैं डर लग रहा है। वो उसके साइड में ही सो जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए डोंट वरी, आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। दोनों सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद रीजू उठती है तो वो किडनैपर वाला फोन लेकर बाहर जाती है। साउंड उसे जाते हुए देखता है क्योंकि वो जगह ही हुआ था। टेरेस पे आकर रीजू साउंड को कॉल करती है, उसे कहती है मैंने न्यूज देखी, तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया, मैंने ना चाहते हुए भी किडनैपर की हेल्प की और तुम्हें ब्लैकमेल किया। उसकी जो भी सजा हो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और ये फोन भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हारे काम आ सकता है इस किडनैपर को ढूंढने में, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, तुम जहाँ हो वही रुको, ये फोन तुम्हें देने आ रही हूँ। तो साउंड की बात चाहते हुए वो बहुत कुछ सोचने लगती है। पता नहीं ये सच जानकर साउंड कैसा रिएक्ट करेगा, उसे मुझ पर गुस्सा आएगा, वो मुझसे नाराज होगा, पता नहीं और क्या क्या सोच लेती है। और जो वो अपने रूम में पहुंचती है वहाँ साउंड नहीं था, तो वो साउंड को कॉल करते पूछते कि तुम होगा। साउंड उसे एक एड्रेस पे आने के लिए कहता है, जो कि वही अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ जो 20 साल पहले गई थी। तो साउंड उसे बताते जाता है उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये जो एक मेरी गो राउंड के पास आती है तो उसे अपने
बचपन की मेमोरीज याद आती है। जो फिर कॉल करके पूछते वो है कहाँ। उससे पहले सामने से आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। सेजू को फिर से अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। देन अगेन कॉल करते पूछते कहाँ है। सामने से सामने वाले राहुल के ऊपर आने के लिए कहता है। जो ऊपर आ जाते हैं उससे पूछते कि वो है कहाँ। अरे कर क्या रहे हो। साम कहता है मैं बस तुम्हें रिलैक्स फील कराना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा था। ये जो कहते इतना भी एक्साइट मत हो, मुझसे मिलकर तुम बहुत हर्ट और डिसअपॉइंटेड हो गए। साम कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। ये जो कहते नहीं मुझे अपनी चिंता है हमारे सामने इस तरह आने के बारे में सोचकर। वो सामने इसके पीछे से कहता है मैं क्या करूँ तुम्हारा। मैंने कहा था ना अपने आपको इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। जिसे नीचे शॉकिंगली पीछे मरती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है। आम फोन उठाता है उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। ये जो पूछते तुम सब जानते थे कब से, पर अगर सब जानते थे तो तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की। आम कहता है तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे नफरत करूँ। तुम ही बताओ तुमसे प्यार कैसे न करूँ। तुझे जो काफी इमोशनल होती है। साम उसके आंसू पोछता है उसे किस करता है। तो सेम डांस किस के साथ एपिसोड 7 यही पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।